फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BBMKU सेमेस्टर 1 सेशन 2023 टू 27 माइनर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इसमें मैं यूनिट 1 आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए पहले देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है माइनर पॉलिटिकल साइंस में। ये देखिए, ये रहा सिलेबस माइनर पॉलिटिकल साइंस का। इसमें हमें टोटल 5 यूनिट्स पढ़ने, यानी 5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और यूनिट 1 में पढ़ना है मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन उसके बाद सेकंड टॉपिक है डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, ये दोनों टॉपिक हम आज कंप्लीट कर लेंगे, यानी यूनिट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए और क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन यूनिट 3 में पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल मूवमेंट, और यूनिट 4 में है ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट, और यूनिट 5 भी है। तो देखिए यूनिट 5 में पढ़ना है यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन, कल्चर एंड मार्केट। तो ये टोटल हमें 5 यूनिट पढ़ने हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना, यानी वैश्वीकरण का अर्थ। तो क्या होता है वैश्वीकरण का अर्थ, आइए देखते हैं। ये देखिए, वैश्वीकरण का तात्पर्य वैश्विक अर्थशास्त्र, उद्योगों, बाजारों, संस्कृति और नीतियों के एकीकरण से है, जो दुनिया भर को सामाजिक राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त बनाता है और व्यापार, संचार, आप्रवासन और परिवहन के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रों या देशों के बीच की दूरियों को कम करता है। ठीक है, यानी वैश्वीकरण का सिंपल मीनिंग क्या है कि ये पूरे यानी क्षेत्रों यानी मतलब देशों के बीच में जो दूरियां हैं उसको कम करता है ना। एक देश से दूसरे देश के जो बीच में व्यापार होता है उसको आसान बनाता है, उसके जो संचार होता है ना, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत आसान से हो जाता है। तो ये होता है वैश्वीकरण, है ना। ये देशों के बीच के दूरियों को कम करता है। वैश्वीकरण का अर्थ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों का प्रवाह, यानी वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी दुनिया भर के सभी देशों के साथ व्यापारिक संबंध हो, है ना, जो चाहे वो किसी भी रूप में हो। ठीक है, विचारों की, पूंजी की, वस्तुओं का जो लेन देन है, जो प्रवाह है, उसी को तो वैश्वीकरण कहा जाता है, जो पूरी दुनिया भर में हो, किसी एक देश तक सीमित ना रहे। ठीक है, तो एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण मूलतः प्रवाह से संबंधित है। ये प्रवाह दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने वाले विचारों, सीमाओं के पार वस्तुओं का व्यापार आदि हो सकता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण तत्व विश्वव्यापी अंतर संबंध है, जो इन निरंतर प्रवाहों के परिणाम स्वरूप निर्मित और कायम रहता है। तो अब देखिए वैश्वीकरण के क्या कारण है, यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है। तो वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, भले ही यह किसी एक कारक के कारण नहीं होता है, फिर भी प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण तत्व बनी हुई है। ठीक है, और विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों की दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अधिक आसानी से जाने की क्षमता तकनीकी प्रगति के कारण संभव हो गई है। यानी जो ग्लोबलाइजेशन है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण और ईजी हो गया है ना, तभी तो हम एक देश से दूसरे देश में आसानी से अपना ये व्यापार कर सकते हैं, है ना। तो और अंतर संबंध भी वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दुनिया के एक हिस्से में होने वाली कोई भी घटना दुनिया के दूसरे हिस्से पर असर डाल सकती है। तो ये सब है वैश्वीकरण के कारण। यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, लिबरल्स, स्कूल ऑफ स्वदेशी एंड मार्क्सिस्ट, यानी उदारवादी, स्वदेशी और मार्क्सवादी के बारे में पढ़ना है। तो ये रहा सेकंड टॉपिक, भारत में वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो वैश्वीकरण का तात्पर्य वैश्विक अर्थशास्त्र, उद्योगों, बाजारों, संस्कृति और नीतियों के एकीकरण से है, जो दुनिया भर को सामाजिक राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त बनाता है और व्यापार, संचार, आप्रवासन और परिवहन के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रों और देशों की दूरियों को कम करता है। ठीक है, हमने तो ये पहले भी पढ़ रखा है। तो अब देखिए, भारत में वैश्वीकरण पर बहस कई दशकों से चल रही है ना, वही पढ़ना है डिबेट्स में। तो डिबेट्स का मतलब क्या होता है, बहस। तो भारत में वैश्वीकरण पर बहस कई दशकों से चल रही है, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण और विचारधाराएं चर्चा को आकार दे रही है। ठीक है, और भारत में उदारवादियों यानी लिबरल्स, स्वदेशी स्कूल और मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादियों के बीच बहस के कुछ प्रमुख बिंदु यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि उदारवादियों, स्वदेशी स्कूल और मार्क्सवादियों की जो विचारधारा क्या है, उनके दृष्टिकोण से वैश्वीकरण क्या है। देखिए लिबरल्स का क्या कहना है ग्लोबलाइजेशन को लेकर। तो उदारवादी आमतौर पर वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे आर्थिक विकास, व्यापार में वृद्धि और तकनीकी प्रगति हो सकती है। उनका तर्क है कि वैश्वीकरण विदेश
विदेशी निवेश ला सकता है, नौकरी के अवसर पैदा कर सकता है और आबादी के जीवन स्तर में सुधार कर सकता है। वैश्वीकरण के आलोचक यह भी बताते हैं कि इससे आय असमानता, श्रम का शोषण और पर्यावरणीय गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो उदारवादी यानी लिबरल्स के अनुसार जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, वो लोग लिबरल्स जो है वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं, है ना, क्योंकि उनका मानना है कि इनसे आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, व्यापार में, बिजनेस में वृद्धि होगी और टेक्नोलॉजिकल भी एडवांस होगा। ठीक है, तो इनका मानना है कि जो वैश्वीकरण है वो विदेशी निवेश ला सकता है हमारे देश में, नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकता है और आबादी के स्तर में सुधार कर सकता है। ठीक है, तो ये सब है उदारवादी के अनुसार वैश्वीकरण। अब आइए देखते हैं हमारा स्वदेशी विद्यालय यानी स्कूल ऑफ स्वदेशी जो था वो क्या कहता है। तो महात्मा गांधी के आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन के सिद्धांतों से प्रेरित स्वदेशी स्कूल पारंपरिक भारतीय उद्योगों और स्थानीय समुदायों पर इनके नकारात्मक प्रभाव के लिए वैश्वीकरण की आलोचना करते हैं। यानी स्वदेशी नाम से पता चल रहा है कि ये मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का उतना समर्थन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन के सिद्धांतों से प्रेरित है ना। स्वदेशी स्कूल किससे प्रेरित है? आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन। ठीक है, अपने देश का ही ये आत्मनिर्भरता मतलब अपने देश का ही जो प्रोडक्ट्स है उसको ही यूज़ करना सिर्फ। और ठीक है, तो उनका तर्क यह है कि वैश्वीकरण अक्सर छोटे पैमानों के भारतीय व्यवसायों पर बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभुत्व को जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक स्वतंत्रता को नुकसान होता है। ठीक है, उनके अनुसार वैश्वीकरण से जो सांस्कृतिक पहचान है और आर्थिक स्वतंत्रता यानी इकोनॉमिकल जो हमारा इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट है उसको नुकसान पहुंचता है ना। और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी उद्योगों, सतत विकास और समुदाय आधारित पहल को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं। ठीक है, तो जो स्कूल ऑफ स्वदेशी यानी जो स्वदेशी विद्यालय है वो क्या करता है, वो स्वदेशी उद्योगों और सतत विकास और समुदाय आधारित पहल को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं। यानी वो मानते हैं कि स्वदेशी उद्योग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मार्क्सवादी यानी मार्क्सिस्ट के आधार पर क्या है ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए ये मार्क्सिस्ट, तो भारत में मार्क्सवादी पूंजीवादी शोषण को जारी रखने, आय असमानताओं को बढ़ाने और श्रमिकों को अधिकार को कम करने के लिए वैश्वीकरण की आलोचना करते हैं। ये भी आलोचना करते हैं वैश्वीकरण की। ठीक है, उनका तर्क है कि वैश्वीकरण मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की कीमत पर धनी अभिभाजित वर्ग और बहुराष्ट्रीय निगमों को लाभ पहुँचाता है। और मार्क्सवादी वैश्वीकरण से बढ़ी सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए समाजवादी नीतियों, श्रम अधिकारों की सुरक्षा और संसाधनों के समान वितरण की वकालत करते हैं। ठीक है, यानी मार्क्सवादी भी उतना सपोर्ट नहीं करते ग्लोबलाइजेशन को। उनके अनुसार क्या है, ये शोषण कर सकता है किसी लोगों का ये मानना है कि जो बहुराष्ट्रीय मतलब वैश्वीकरण जो है वो श्रमिक वर्ग और हाशिए पर रहने वाले समुदाय को नुकसान पहुंचाएगा और जबकि जो बहुराष्ट्र अविभाजित धनी वर्ग है उनको फायदा पहुंचाएगा। तो ये भी मार्क्सवादी का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो कंक्लूजन आए देख लेते हैं, यानी कुल मिलाकर भारत में वैश्वीकरण पर बहस विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें उदारवादी आर्थिक विकास पर जोर देते हैं, स्वदेशी स्कूल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और मार्क्सवादी सामाजिक न्याय और श्रमिकों के अधिकारों पर केंद्रित करते हैं। ठीक है, देखिए तीनों का याद दिया है कि भारत में वैश्वीकरण पर बहस से विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं को आधार पर चलती है ना। तो इसमें उदारवादी किस पे जोर देते हैं, आर्थिक विकास पर जोर देते हैं, स्वदेशी स्कूल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं ना, और जो मार्क्सवादी यानी मार्क्सिस्ट जो है वो सामाजिक न्याय और श्रमिकों के अधिकारों पर ध्यान देते हैं। ये बहसें तेजी से परस्पर जुड़ी हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत की आर्थिक नीतियों और विकास रणनीतियों को आकार देती रहती हैं। तो ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट 1 है माइनर पॉलिटिकल साइंस BBM के सेमेस्टर 1 का वो कंप्लीट होता है। इसी तरह के आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे पता है, तो आप सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ और जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।